एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके उत्तर में विद्यार्थी अक्सर गलतियां कर देते हैं, इनका संपूर्ण स्पष्टीकरण और ट्रिकी मेथड के साथ अध्ययन समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, इन सब का भी हम संपूर्ण स्पष्टीकरण के साथ अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। वर्ण परिभाषा: वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। यानी दोस्तों, वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित यानी लेखन की दृष्टि से, दूसरा मौखिक यानी उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से बात की जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, यानी जब हम बोलते हैं, और लिखित रूप से बात की जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इनके फिर और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। दोस्तों, एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपको ध्वनि के ऊपर टिक लगाना है। ध्वनि ऑप्शन में नहीं है। और भाषा की इकाई के बारे में पूछा जाए तो आपको फिर वर्ण के ऊपर टिक लगाना है। सबसे पहले ध्वनि के ऊपर टिक, ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो फिर वर्ण के ऊपर आपको टिक करना है। यानी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों, भाषा क्या होती है? भाषा हमारे जो मन के भाव है उनको अभिव्यक्त करने का एक साधन है। इसे ही हम भाषा के नाम से जानते हैं। यानी हमारे मन में जो भी भाव आते हैं, जो हमारे मन की अभिव्यक्ति है, हमारे मन में आने वाले विभिन्न प्रकार के विचार, इनको हम जब दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो इसे हम भाषा के नाम से जानते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है और इन वर्ण या अक्षरों को भाषा की मूल ध्वनियाँ कहा जाता है, क्योंकि इनका और अधिक हम विभाजन नहीं कर सकते और टुकड़े नहीं कर सकते। वर्णमाला, पूरी जो वर्ण है, वर्णों का जो समुदाय है, परिवार है, उनसे मिलकर के ये वर्णमाला बनती है। परिभाषा देखिए दोस्तों, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। इसकी जगह दोस्तों ये भी आ सकता है एग्जाम में कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। यानी क के बाद ख, ख के बाद ग, ये जो क्रम से वर्ण आते हैं ये इनका पूरा व्यवस्थित क्रम है और इसी के आधार पर ये जमे हुए होते हैं। इसी को हम व्यवस्थित क्रम बोलते हैं। यानी वर्णों का ये व्यवस्थित क्रम जहाँ भी होगा उसे हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में या तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, ये होगा, और ये नहीं है तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों का जो समूह होता है उसको तो शब्द कहते हैं, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो वर्णों के समूह से बनते हैं। वर्णों के समूह की बात नहीं, समुदाय की बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार से वर्णों के व्यवस्थित क्रम की हिंदी वर्णमाला की बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। चार्ट के रूप में दोस्त इसको हम समझते हैं। ये हिंदी के कुल 52 वर्ण हैं, जिन्हें अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। स्वर 11, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, आगत व्यंजन 2, अयोगवाह 2। इस प्रकार से इन वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। चार्ट के रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये पूरे हिंदी वर्णमाला का संपूर्ण चार्ट है, जिसको स्वर, व्यंजन, स्वरों के प्रकार, ह्रस्व, दीर्घ, और ह्रस्व में कौन कौन से स्वर आते हैं, दीर्घ में कौन कौन से स्वर आते हैं, इसी प्रकार से व्यंजनों के प्रकार स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, आगत और अयोगवाह तथा स्पर्श व्यंजन के ही दो अन्य व्यंजन
ड और द बिंदी वाले, उनको भी इसी व्यंजनों में शामिल किया जाता है। इस संपूर्ण वर्णमाला के अध्ययन के बाद वर्ण को देखते हैं दोस्तों। परिभाषा वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ये वर्ण या अक्षर ही भाषा की मूल ध्वनियाँ होती हैं। मूल ध्वनियों से तात्पर्य जो वर्णमाला है वो सारी वर्णमाला इन्हीं वर्णों से यानी मूल ध्वनियों से मिलकर के बनी है, इसीलिए इन्हें हम मूल ध्वनि भी कहते हैं। वर्णों के भेद हिंदी में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। यानी वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की। स्वर क्या होते हैं? स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, यानी स्वर वो कहलाते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे की सहायता के किया जाता है। स्वर का अर्थ ही यही है दोस्तों, यानी ऐसा वर्ण जो स्वयं उच्चारित होता है। स्वयं उच्चारित होता है यानी जिसको उच्चारण के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर को अच भी कहते हैं। स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 है, जिनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। स्वर की परिभाषा दूसरे रूप में देखते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है और स्वरों की संख्या 11 है, जिसमें अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ इन वर्णों को शामिल किया जाता है। इनका हम आगे विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले स्वरों के भेद, यानी इन 11 स्वरों को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? अ, ई, उ, ऋषि। इन चारों को मूल स्वर भी कहते हैं। इसका कारण बाकी जो स्वर हैं उनका निर्माण इन्हीं मूल स्वरों से हुआ है। तो ह्रस्व स्वर में ये 4 स्वर आते हैं और दीर्घ में आ, ई, उ, यानी इन तीनों का निर्माण इन तीनों में अ, ई, उ में एक एक मात्रा बढ़ा देने से हुआ है। कहने का तात्पर्य अ, ई, उ में एक एक मात्रा बढ़ा देने से दीर्घ स्वर के प्रथम 3 स्वरों का निर्माण हुआ है। बाकी 4 दीर्घ स्वरों का निर्माण भी इन्हीं स्वरों से हुआ है। इसीलिए ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में इस प्रकार का जो 3 का अंक है वो दिखाया जाता है। इसका कारण यह है दोस्तों, जब हम दूर से किसी को पुकारते हैं तो अंतिम वाला जो स्वर होता है उसे खींचकर लंबा कर दिया जाता है और इसको दिखाने के लिए 3 के अंक का प्रयोग किया जाता है। यानी प्लुत स्वर में 2 से अधिक मात्रा होती है। इनका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय यानी कम ताकत लगानी पड़ती है, कम दम लगाना पड़ता है। और ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं, यानी ह्रस्व स्वर के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, कम ताकत यानी कम दम लगानी पड़ती है। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अपने पास रखनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पेन कॉपी लेके नोट कर सकते हो। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। अ, ई, उ और ऋषि, इन चारों को हम ह्रस्व स्वर में शामिल करते हैं।
दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों। दीर्घ यानी बड़ा। बड़ा वो ह्रस्व स्वर थे और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो मात्राओं के बराबर का समय लगता है। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगा था और दीर्घ स्वर में दो मात्राओं का समय लगता है, तो इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। प्रथम 3 दीर्घ स्वरों में जो ह्रस्व स्वर है, अ में एक मात्रा बढ़ाने पर आ हो जाता है। यानी ऐसे ही इन 3 प्रथम दीर्घ स्वरों का निर्माण हुआ है ह्रस्व स्वरों में एक एक मात्रा बढ़ा देने से। बाकी 4 दीर्घ स्वर नीचे बताए गए हैं। अ में ई मिलाने पर ए हो जाता है और इस ए में जब हम अ मिलाते हैं तो बड़ा ए बनता है। इसी प्रकार से अ में जब ऊ को शामिल करते हैं तो ओ बनता है और इस ओ में जब अ को मिलाया जाता है तो बड़ा ओ मिलता है। ये अंतिम 4 जो दीर्घ स्वर हैं, ये अंतिम 4, इनको हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं, मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं या संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं। जिस प्रकार से व्यंजनों में संयुक्त व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार से ये 4 संयुक्त स्वर है, अंतिम 4। इसके बाद प्लुत स्वर को देखते हैं। प्लुत स्वर, जैसा कि हमने बताया था कि प्लुत स्वर कोई स्वर विशेष नहीं है, इसका कोई वर्ण भी नहीं है, लेकिन जब दूर से किसी को पुकारते हैं तो अंतिम स्वर को खींचकर लंबा कर दिया जाता है और इसी को हम प्लुत स्वर कहते हैं। और इसको दिखाने के लिए 3 के अंक का प्रयोग किया जाता है। इसके उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है। 2 से अधिक मात्राओं का, क्योंकि जब हम किसी को दूर से पुकारते हैं तो स्वर को लंबा करके आवाज़ देते हैं। जैसे कि आप आवाज़ दो ओ, ओम, तो ओम जब उच्चारण कर रहे हो तो ओम में जो ओ की ध्वनि निकलती है थोड़ा लंबा निकलती है, यानी 2 से अधिक मात्रा का समय लगा, इसीलिए इसको 3 के अंक यानी 3 मात्राओं के बराबर समय लगा। इसको 3 के अंक के द्वारा दिखाया जाता है, इसी को प्लुत स्वर कहते हैं। स्वरों का ये संपूर्ण चार्ट है। ह्रस्व स्वर, जिसमें ये चारों स्वर जो मूल स्वर कहलाते हैं शामिल किए गए हैं। दीर्घ स्वर, इसमें ये 7 स्वर शामिल किए गए हैं, जिनका निर्माण इन्हीं ह्रस्व स्वरों से मिलकर के हुआ है। प्लुत स्वर में कोई स्वर विशेष शामिल नहीं है, यानी ऐसा कोई वर्ण नहीं है जिसे हम प्लुत स्वर कह सकें, बल्कि जब किसी को हम पुकारते हैं और अंतिम स्वर को जब खींचकर लंबा करते हैं और उसे 3 के अंक के द्वारा दिखाया जाता है तो प्लुत स्वर कहलाता है। स्वरों के बाद व्यंजन। व्यंजन जो कि वर्णों का अगला प्रकार है। सबसे पहले इसकी परिभाषा। दोस्तों, स्वरों की परिभाषा में हमने कहा था कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे की सहायता के बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। तो स्वर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले जिन वर्णों के उच्चारण में सहायता पहुंचाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं, जिन्हें अलग अलग विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, जब आप व्यंजन को लिखते हो तो उसके नीचे एक चिन्ह लगा रहता है जिसे हलंत का चिन्ह बोलते हैं, ये वाला चिन्ह। और इसीलिए व्यंजनों को हल भी कहते हैं, क्योंकि जो ये चिन्ह है हलंत का,
ये चिन्ह ये व्यंजनों के स्वर रहित रूप को दर्शाता है। जब इन व्यंजनों में स्वर की मात्रा जुड़ जाती है, स्वर का संयोग हो जाता है, तो ये हल का चिन्ह हट जाता है और उसकी जगह स्वर की मात्रा का संयोग हो जाता है। यानी क के नीचे अगर हलंत लगा हुआ है और उसमें अ की मात्रा शामिल हो जाती है तो वो क बन जाता है। व्यंजन जिन्हें चार्ट के रूप में दर्शाने की कोशिश की है दोस्तों। स्पर्श व्यंजन जिसमें ये 25 वर्ण आते हैं। इन 25 के अलावा ये 2 बिंदी वाला रूप ड और ध का। अंतस्थ व्यंजन जिसमें ये 4 वर्ण हैं। उष्म जिसमें ये 4 हैं। आगत व्यंजन जिसमें ये 2 है। आगत का मतलब जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं, हिंदी की मानता, हिंदी सबको अपने भीतर समाहित कर लेती है, तो ये आगत व्यंजन हिंदी में आगत हुए हैं, विदेशी भाषाओं से आए हैं, इसीलिए ये 2 आगत व्यंजन और ये संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या 4 है, जिनका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। और जो स्वर की संख्या है 11 निर्धारित, यानी बाकी जो वर्ण हैं उनको हम व्यंजन मान के अध्ययन करते हैं। इसी रूप में ये अयोगवाह यानी अनुस्वार और विसर्ग, इनका हम आगे व्यंजनों के विभिन्न वर्गीकरण के रूप में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उच्चारण की आधार पे व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी उच्चारण के आधार पर हम व्यंजनों को 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी व्यंजनों के 3 भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन जिसमें क से म तक के कुल 25 वर्ण हैं, यानी 5 वर्गों के 25 व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन जो य र ल व कुल 4 वर्ण। और तीसरा प्रकार उष्म व्यंजन जिसमें श स स ह कुल 4 वर्ण शामिल होते हैं। अब सबसे पहले स्पर्श व्यंजन का अध्ययन करते हैं दोस्तों। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्पर्श यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है और फिर वायु थोड़े समय के लिए मुख में रुक के झटके से बाहर निकल जाती है। इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मुख जैसे कि दंत, कंठ, ओष्ठ, तालु, मूर्धा, ये मुंह के अंदर के जो विभिन्न अवयव यानी भाग है, जिह्वा इनको छू लेती है, स्पर्श करती है, फिर वायु झटके से बाहर निकल जाती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 25 है, जिन्हें हम सुविधा के लिए 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। वर्ग का जो पहला वर्ण है उसी के आधार पे हमने इन वर्णों का नामकरण किया है, ताकि इनके उच्चारण में याद रखने में आपको सुविधा हो। क वर्ग क से ड तक के, च वर्ग च से अण तक के, ट वर्ग ट से ण तक के, त वर्ग त से न तक के, प वर्ग प से म तक, यानी कुल 25 वर्ण जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्पर्श के बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु को थोड़ी देर के लिए अंदर रोकते हैं, अंदर यानी अंतः अंदर रोका जाता है, फिर कम शक्ति के साथ छोड़ दिया जाता है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ यानी वायु को अंदर रोका जाता है थोड़ी समय के लिए, अंतः, और जब ये बाहर निकलते हैं य र ल व, इनका उच्चारण करके देखिए, ऐसा लगता है जैसे वायु थोड़ा रुक करके बाहर निकलती है, और इनको बोलने में हमें ज़्यादा शक्ति लगाने की, ज़्यादा दम ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इनको हम यण भी कहते हैं, और ये अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित होते हैं। इनकी संख्या 4 है। य र ल और व को हम हिंदी के अंतस्थ व्यंजन कहते हैं।
अब उष्म व्यंजन, उष्म नाम से ही स्पष्ट है ये भी, उष्म यानी सूखा सा, घर्षण करते हुए। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु धीरे धीरे रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है उन्हें हम उष्म या घर्षक व्यंजन कहते हैं। घर्षक यानी वायु धीरे धीरे रगड़ के साथ घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, इन्हें हम घर्षक व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, श, स, स और ह। ये 4 उष्म व्यंजन हैं। जिस प्रकार से स्वरों का अध्ययन करते समय हमने देखा था संयुक्त स्वर जो 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर के बने थे, उसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से मिलकर के बने होते हैं। जो व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, जो ये है श, त्र, ज्ञ और श्र। इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों? श में क में जब स मिलाया जाता है तो श्र बन जाता है, यानी क्षत्रिय वाला। त्र में जब त और र मिलाया जाता है तो त्र बन जाता है। इसी प्रकार से ज्ञ का निर्माण ज में अण मिलाने पर ज्ञ का निर्माण हुआ है। स्र का निर्माण स्र बनाने के लिए स और र को मिलाया जाता है तो स्र का निर्माण हो जाता है। यानी प्रथम वर्ण पे आप ध्यान दोगे तो ये हलंत वाला है, स्वर रहित रूप को दिखाता है। बाद वाले में स्वर जुड़ा हुआ है, यानी 2 जो भिन्न भिन्न अलग अलग व्यंजन मिलेंगे, इसमें एक स्वर रहित होगा और एक स्वर सहित होगा। इन दोनों के योग से नया वर्ण बनेगा जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे और हिंदी में ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद अयोगवाह देखते हैं। अयोगवाह, जैसा कि स्वरों की संख्या निर्धारित है 11, बाकी व्यंजनों का अध्ययन हम व्यंजन के रूप में करते हैं, बाकी वर्णों का अध्ययन व्यंजन के रूप में करते हैं। तो अयोगवाह सबसे पहले अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है दोस्तों? अन, आपने देखा होगा अंगूर, अ से अंगूर, तो वो जो अनुस्वार कहलाता है इसका ये प्रतीक है और इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। ये स्वर के बाद में बोला जाता है। इन शब्दों को देखिए, चंचल, इसके ऊपर ये जो बिंदी लगी हुई है, दंत, ये बिंदी लगी हुई है, कंठ, ये बिंदी है, छंद में ये बिंदी है, ऐसे और भी अनेक शब्द हैं, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसके बाद विसर्ग, जो 2 बिंदी का अह आपने पढ़ा होगा, विसर्ग का प्रयोग पृथक रूप से किया जाता है, यानी वर्ण में शामिल होकर इसका उपयोग नहीं होता, इसका अलग से उपयोग किया जाता है, पृथक रूप से उच्चारण होता है। जैसे हरि, विसर्ग लग जाने पर हरिः, प्रात में विसर्ग लग जाने पर प्रातः। अब विसर्ग सहित रूप को आप प्रात नहीं बोलोगे, प्रातः, यानी विसर्ग का उच्चारण पृथक रूप से होता है। ये हिंदी में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिनके जब विद्यार्थी इनका आंसर देता है तो उत्तर लिखते समय जानकारी के अभाव में या हड़बड़ी में वो गलत आंसर दे देता है। अर्धस्वर, य और व को अर्धस्वर कहते हैं, ये आपको नोट करके रखना है। य और व अर्धस्वर कहलाते हैं। अर्धस्वर यानी आधे स्वर के रूप में इनकी पहचान है। पार्श्विक व्यंजन, ल पार्श्विक व्यंजन है, यानी ल को आप पार्श्विक व्यंजन के रूप में ही लिख कर आओगे। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, र लुंठित व्यंजन है, मतलब है। उच्चित व्यंजन, ड और ढ उच्चित है, मतलब है नासिक के जो नाक से बोले जाते हैं। ड, अण, न, न और म, इनको नासिक के यानी नासिका से उच्चारित होने वाले व्यंजन बोलते हैं। काकल्य, ह को काकल्य व्यंजन बोलते हैं। काकल्य यानी कंठ से नीचे से इसका उच्चारण होता है। आप ह बोल कर देखिए, ऐसा लगता है जैसे कंठ के नीचे से इसका उच्चारण
हो रहा हो, इसलिए इसको काकल्य व्यंजन बोला जाता है। संवृत और विवृत स्वर, संवृत और विवृत स्वर क्या होते हैं? जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह की जो आकृति बनती है उसके आधार पर इन्हें हम संवृत और विवृत के रूप में विभाजित करते हैं। संवृत को भी दो भागों में, संवृत और अर्ध संवृत, इसी प्रकार से विवृत को भी दो भागों में, विवृत और अर्ध विवृत। तो संवृत और अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत क्या होते हैं, इनका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। संवृत स्वरों में ई, ई, उ, उ और ऋषि, अर्ध संवृत में ए और ओ, विवृत स्वर में आ और ओ। ये वाला नहीं है और ये वाला भी नहीं है, यानी वे चंद्र बिंदु भी नहीं बोल सकते। ये अलग रूप में आपको दिखाया गया है, इसी रूप में ये विवृत स्वर में शामिल किया गया है। अर्ध विवृत में अ, ए, ओ, ये अर्ध विवृत स्वर है। अब इनके उच्चारण स्थानों को देख लीजिए दोस्तों। उच्चारण स्थान, क वर्ग से कौन कौन से वर्ण उच्चारित किए जाते हैं? कंठ से क वर्ग संपूर्ण, जिसमें ये 5 वर्ण आते हैं, और ह तथा अ और आ स्वर और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। तालु से उच्चारण होने वाले च वर्ग के 5 वर्ण और य, श और ई स्वर, मूर्धा से उच्चारित होने वाले ट वर्ग के 5 वर्ण र, श और ऋषि स्वर, दंत से उच्चारित होने वाले में त वर्ग के 5 वर्ण ल और स, ओष्ठ से उच्चारित होने में प वर्ग के 5 वर्ण उ स्वर, दोनों उ वाले स्वर, नासिका से उच्चारित होने वाले ये पंचम वर्ण जो 5 हैं, प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण, इनको हम नासिक्य वर्ण भी बोलते हैं। साथ में अनुस्वार भी नासिका से उच्चारित होता है। कंठ तालु से ए और ए, कंठ और तालु, क्यों? क्योंकि अ और ई से मिलकर के बनता है ए, ये स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो कंठ और तालु से उच्चारित होने वाला ए और ए अ और ई से मिलकर बना, इसलिए इन्हें कंठ तालु कहते हैं। कंठोष्ठ ओ और ओ, जो कि कंठ और ओष्ठ से मिलकर बना, अ और उ से मिलकर के ओ बनता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। और दंतोष्ठ से बोले जाने वाला व वर्ण, ये इनके उच्चारण स्थान है। वर्णों के उच्चारण स्थान को चार्ट के रूप में दिखाने की कोशिश की है दोस्तों। ये विभिन्न उच्चारण स्थान हैं जो मुख के विभिन्न भागों से उच्चारित किए जाते हैं। दंत, ये नासिका से उच्चारित, इसी प्रकार से ये ओष्ठ से उच्चारित, ये दंत और ओष्ठ से उच्चारित हुआ, ये दंत से उच्चारित, इसी प्रकार से ये दंत के मूल से वत्स्य वर्ण है, ये तालु से उच्चारित होने वाले, और ये मूर्धा यानी ऊपर वाले जबड़े के शीर्ष भाग से उच्चारित होने वाले, ये कंठ से उच्चारित होने वाले, और ये कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण। अब कुछ वर्ण हैं जिनको अलग अलग प्रकारों के आधार पे बांटा गया है। लुंठित या प्रकंपित वर्ण क्या होते हैं दोस्तों? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ की जो नोक है वो वायु से रगड़ खाते हुए कुछ समय के लिए कांपती सी प्रतीत होती है। कांपती है यानी प्रकंपित होती है, कंपन करती है, इसलिए इसको प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। हिंदी में र प्रकंपित व्यंजन है। अब र प्रकंपित व्यंजन है, मतलब र को ही आप प्रकंपित या लुंठित व्यंजन में ऐड करके यानी कि टिक करके आओगे, इसके अलावा किसी और को नहीं। र लुंठित व्यंजन है मतलब है। इसी प्रकार से पार्श्विक व्यंजन ल है मतलब है, पार्श्विक व्यंजन ल है तो ल ही है। अब पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? जब इस वर्ण का उच्चारण करते हैं ल का, तो जीभ
उसके बगल से वायु गुजर जाती है। बगल है, पार्श्विक का मतलब ही यही होता है, पार्श्विक यानी बगल, साइड से। तो पार्श्व से वायु निकल जाती है। ल का उच्चारण करते हैं तब बोल के देखिए, ल। ऐसा लगता है जैसे वायु जीभ के साइड से होकर के गुजर गई हो। अब संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन में ज और फ जो आगत व्यंजन के ही रूप हैं, इनको हम संघर्षी व्यंजन के रूप में व्यक्त करते हैं। इनके उच्चारण में श्वास जो है वो मुख अवयव यानी हमारे मुख के अवयव है, दंत, ओष्ठ, मुर्दा, तालु, इनसे रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है। वायु पहले मुख अवयवों से रगड़ खाते हुए बाहर निकलेगी, मुख अवयवों से रगड़ खाएगी और बाहर निकल जाएगी। जबकि स्पर्श संघर्षी व्यंजन में वायु पहले मुख अवयवों को स्पर्श करती है, फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है। इसमें वायु मुख अवयवों से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती यानी रगड़ खाती रहती है, बाहर निकलती रहती है। जबकि स्पर्श संघर्षी व्यंजन में वायु मुख अवयवों को पहले स्पर्श करेगी, फिर रगड़ खाएगी और रगड़ खाते हुए वायु मुंह से बाहर निकल जाएगी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में ज और फ वर्ण को शामिल करते हैं और स्पर्श संघर्षी व्यंजन में च, छ, ज, झ ये 4 वर्ण, इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन में शामिल किया जाता है। उच्छित व्यंजन, उच्छित नाम से समझ में आ गया होगा, उच्छित उछलते हुए, यानी उच्छित व्यंजन पूरा ट, ठ, ड, ढ और बिंदी वाले ड, ढ। इन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जीभ जो ऊपर वाले जबड़े का शीर्ष स्थान है, जिसे हम मूर्धा कहते हैं, उसे स्पर्श करती है और जीभ वापस झटके से बाहर आती है। इसे उच्छित व्यंजन कहते हैं, यानी जीभ झटके से वापस आती है, यानी उछलती हुई आती है, उच्छित। सबसे पहले जीभ ऊपर वाले जबड़े के शीर्ष स्थान यानी मूर्धा को स्पर्श करेगी, झटके से वापस आती है उछलते हुए, इसलिए इन्हें उच्छित व्यंजन कहते हैं। और ये हिंदी के उच्छित वर्ण हैं, नासिक के, जिनका उच्चारण नाक से किया जाता है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण यानी पंचम वर्ण जो है उसे नासिक के वर्ण कहते हैं। क वर्ग का ड, इसी प्रकार से बाकी इनको हम नासिक के या पंचम वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण करते समय वायु मुख अवयवों से पूरी तरह बाहर नहीं आती। यानी ये जो पंचम वर्ण है अपने अपने उच्चारण स्थान से तो इनका उच्चारण होता है, लेकिन पूरी तरह से वायु उस मुख अवयव से बाहर नहीं आती, यानी जो इनका उच्चारण स्थान है उससे बाहर नहीं आती, बल्कि वायु थोड़ा रुक करके मुख से निकलती है, उसके साथ साथ नाक से भी निकलती है। इसलिए इन्हें नासिक्य व्यंजन कहा जाता है और हिंदी में ये पंचम वर्ण नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। सगोष और अगोष ध्वनियाँ कौन कौन सी है? सगोष ध्वनियाँ जो वर्ग का तीसरा और पांचवा, चौथा, इन वर्णों को हम सगोष ध्वनियाँ कहते हैं, सगोष वर्ण कहते हैं। साथ में जो ड ड है, य र ल व है और ह है, इनको भी सगोष ध्वनि कहते हैं। और जितने भी स्वर हैं 11, इनको भी हम सगोष ध्वनियाँ या सगोष वर्ण कहते हैं। यानी दोस्तों सगोष में आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन ड ड, य र ल व ह और सभी स्वर सगोष वर्णों में शामिल किए जाते हैं। अगोष में जो बाकी बचे यानी वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन और श, स, स, इनको हम अघोष वर्ण में शामिल करते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण ध्वनियाँ। तो अल्प प्राण में जो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग के जितने भी वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, पांचों वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें यानी एक छोड़ के एक जो व्यंजन है
वो प्रत्येक वर्ग के यहाँ तक म तक और इसके अलावा य र ल व 4 ये इनको हम अल्प प्राण ध्वनियाँ कहते हैं। पर इतना ध्यान रखना है, अल्प प्राण में वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवा जो व्यंजन है, वर्ण है, वो और य र ल व इनको हम अल्प प्राण में शामिल करते हैं। महाप्राण में कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं दोस्तों? वर्गों का दूसरा और चौथा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, साथ में ड बिंदी वाला, श और ह ये ऊष्म व्यंजन और इसमें अंतस्थ व्यंजन आए हैं। यानी सीधा सा हिसाब है अल्प प्राण को याद रखने का, वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा और सभी अंतस्थ व्यंजन। और महाप्राण को ध्यान रखने का है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, साथ में ऊष्म व्यंजन, ये महाप्राण होंगे। समृत और विवृत स्वर क्या होते हैं दोस्तों? जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, जिस प्रकार से व्यंजनों का उच्चारण किया, तो वायु मुख के किसी न किसी हिस्से को उच्चारित करते समय कहीं से उछलते हुए, कांपते हुए वायु बाहर निकलती, उसी के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया। इसी प्रकार से जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारा मुख आकार लेता है, उसी के आधार पर स्वरों को भी दो भागों में बांटा है, समृत और विवृत। समृत के भी दो रूप हैं, समृत और अर्ध समृत स्वर। तो समृत स्वर क्या होते हैं दोस्तों? इस समृत स्वर वो स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार सकरा हो जाता है, यानी हम बोलते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है मुंह लगभग बंद हो गया हो। हिंदी में इनकी संख्या 5 है। ई, उ, और ऋषि, ये पांचों समृत स्वर कहलाते हैं। ई, उ, ऋषि, ये पांचों समृत स्वर है। यानी समृत स्वर वो होंगे जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार, यानी हमारा मुंह जो है ये सकरा हो जाता है, लगभग बंद होने की स्थिति में आ जाता है जब हम इन 5 वर्णों को बोलते हैं। वायु बाहर निकलती है बिल्कुल सक्रिय होकर के। और अर्ध समृत में मुख द्वार कम सकरा हो जाता है, यानी थोड़ा खुला रहता है। इसमें तो लगभग बंद सा हो जाता है, इसमें थोड़ा खुला रहता है। इसे हम अर्ध समृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, छोटा ए और छोटा ओ, इन दोनों को हम अर्ध समृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वर की जानकारी लेते हैं दोस्तों। विवृत स्वर के उच्चारण में पूरा मुंह खुल जाता है, यानी जब इनको हम बोलते हैं तो मुंह ऐसा लगता है जैसे पूरा खुल गया हो। बोलकर देखिए, आ, ऐसा लगेगा जैसे पूरा मुंह चौड़ा हो गया हो, खुल गया हो। तो विवृत स्वर यानी जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है, उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। आ और ओ ये विवृत स्वर के रूप हैं। अर्ध विवृत स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में अर्ध यानी जिसे विवृत है पूरा खुला था, अर्ध विवृत यानी आधा खुला रहेगा। तो अर्ध विवृत स्वर वो स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह द्वार आधा खुला हो जाता है। ये अ, बड़ा ए और बड़ा ओ, ये वो स्वर है जिनके उच्चारण में हमारा मुंह जो है वो आधा खुला रहता है। इन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। ये पूरी जो वर्णमाला है उसे हम चार्ट के रूप में फिर देख लेते हैं। स्वर में ह्रस्व और दीर्घ, 4 ह्रस्व और 7 दीर्घ स्वर। इसी प्रकार से ये व्यंजन जिनको 5 स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, आगत, और स्पर्श में ये 25 + 2 ड और ड वाला रूप, अंतस्थ में ये 4 और ऊष्म व्यंजन में ये 4 वर्ण, संयुक्त व्यंजन में ये 4, आगत व्यंजन में ये 2 रूप, और बाकी जो अयोगवा जिसमें अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।